तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था. नाउ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. बट बिफोर डिस्कसिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव टू डिस्कस मोमेंटम. Momentum can be defined as the quantity of motion contained in an object. Quantity of motion contained in an object. This is called momentum. Quantity of motion contained in an object. Motion यानी velocity और साथ के साथ क्वांटिटी ऑफ मोशन के साथ साथ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी दोनों पे मोमेंटम डिपेंड करती है. अकॉर्डिंग टू दिस मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम जो होती है मास और वेलोसिटी का जो इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द मोमेंटम. तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी. अब किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम जैसे अगर इस पे भी डिपेंड करेगी मास पे भी और वेलोसिटी पे भी. कुछ डे टू डे लाइफ का हम एग्जांपल देखते हैं. जैसे इमेजिन करो अगर जैसे रोड एक्सीडेंट में अगर जैसे किसी कार से मान लो किसी को टक्कर लगती है तो इन दैट केस अगर कार की स्पीड काफ़ी स्लो भी है तो भी जिसको टक्कर लगती है उसको ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं. रीज़न इज़ दैट क्योंकि कार की क्या है, कार का मास काफ़ी ज़्यादा है और मास ज़्यादा होने की वजह से उसकी मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा होगी और मोमेंटम ज़्यादा होगी तो फिर डैमेज ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. वेलोसिटी ज़्यादा हो तो भी मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगी और मास ज़्यादा होगा तो भी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी. फॉर एग्जांपल जैसे हम दो बॉल का एग्जांपल लेते हैं. दिस इज़ द क्रिकेट बॉल. ये मान लीजिए क्रिकेट बॉल है एंड दिस इज़ द टेनिस बॉल. दोनों की साइज़ में काफ़ी का डिफरेंस है और दोनों की मास में भी काफ़ी का डिफरेंस है. अब अगर दोनों सेम वेलोसिटी से आ रही है, मान लो दोनों 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही है. इन दैट केस जहाँ पे भी हिट करेंगे तो उस केस में क्रिकेट बॉल ज़्यादा डैमेज क्रिएट करेगी. या हम दोनों को हम रोकना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. रीज़न इज़ दैट क्योंकि इसकी मास ज़्यादा है और मास ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा मोमेंटम एक्सर्ट करेगा. दैट्स वाई इसको रोकने के लिए हमें यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. नाउ अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. इमेजिन करो हमारे पास दो बॉल है और दोनों बॉल जो है वो क्रिकेट की बॉल है. ये भी क्रिकेट की बॉल है, ये भी क्रिकेट की बॉल है. दोनों का मास सेम है. नाउ दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से स्ट्राइक करती हैं. मान लो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही है और ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही है. इन दैट केस सेकेंड बॉल को रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा बिकॉज मास तो दोनों का सेम है लेकिन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई और जब वेलोसिटी जब ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली ये काफ़ी लार्ज मोमेंटम एक्सर्ट करेगा एज कम्पेयर टू द बॉल वन. अगेन कुछ और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं. मे बी आपने कभी देखा होगा जैसे मतलब जो आपको मतलब कराटे प्लेयर होते हैं इस तरह से काफ़ी सारे हमारे पास शीट्स पड़े हुए हैं. काफ़ी सारे इस तरह से हैं, ये स्टोन्स हैं और उसको वो एक झटके में तोड़ देते हैं. व्हाट हैपन इन दैट केस देयर वेलोसिटी इज़ वेरी वेरी लार्ज. वो हाथ एक बार चिल्ला के ऊपर उठाते हैं और हाथ कब आपको नीचे आया आपको पता नहीं चलता. तो दैट एक्सर्ट तो वेरी वेरी लार्ज मोमेंटम. वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई तो मोमेंटम काफ़ी फास्ट हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम से जब इसको स्ट्राइक किया जाएगा तो ये बीच से अपने आप टूटती चली जाएगी. तो दिस इज़ मोमेंटम. अब देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. तो मोमेंटम को हम P से लिखते हैं. मास इज़ m एंड वेलोसिटी इज़ v. दैट इज़ P इक्वल टू m इंटू v. अगर इसके SI यूनिट की हम बात करें तो मास की SI यूनिट क्या होती है kg और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड. यानी मोमेंटम की जो SI यूनिट होगी दैट इज़ kg मीटर पर सेकेंड. तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ kg मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम. अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. तो अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं.
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेटमेंट इसकी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional to the force applied and takes place in the direction of force। ऑब्वियसली मोमेंटम पे क्या है, एक फोर्स लगेगा और फोर्स की यहाँ पे डायरेक्शन होगी, तो ऑब्वियसली मोमेंटम क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी ये नहीं है। तो चलिए देखिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करके हम एक मतलब फार्मूला ड्राइव करेंगे। हम कुछ एजम्पशंस क्रिएट करते हैं। कंसीडर अ बॉडी हैविंग मास m is moving with an initial velocity u. Now a force F is applied on the body for t second due to which its final velocity becomes v। हमारे पास एक बॉडी है जो u, एक हमारे पास ये बॉडी है जो एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ ट्रेवल कर रही है। अब इस बॉडी का मास m है, बॉडी पे एक फोर्स लगा, F फोर्स लगा, एंड ड्यू टू विच इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। अब ये क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो गई। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा हमारे पास, हम अगर इसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकालना चाहें तो therefore initial मोमेंटम का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या है m और वेलोसिटी u, तो दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम इक्वल टू व्हाट, mv। तो हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the force applied on a body is directly proportional to the rate of change of momentum. That's equal to what? Change in momentum divided by time. तो force F है हमारे पास, change in momentum that is final momentum minus initial momentum divided by time, और we can write F varies फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu डिवाइडेड बाई t। नाउ और F varies m कॉमन लेते हैं, v माइनस u डिवाइडेड बाई t। नाउ वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ acceleration, we know that acceleration that is a equal to what, v minus u by t। तो आप यहाँ पे v minus u by t के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। now we can write F varies m into a।
नाउ वेरिजेस के साइन को हम हटाते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, तो राइट साइड में एक हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड हियर एफ इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए, वेयर के इज अ कांस्टेंट जिसकी एसआई यूनिट जो होती है 1 होती है। तो फाइनली वी गेट और f इक्वल टू के बदले में 1 लिखेंगे इंटू एम इंटू ए, के इक्वल टू 1। इसके एसआई यूनिट 1 डिफाइंड है। सिंपली वी कैन राइट f इक्वल टू एम ए। वी गेट द फॉर्मूला फॉर force applied from the second law of motion। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं फोर्स। नाउ अब देखिए इसके अकॉर्डिंगली अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी हो तो एक्सेलरेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मैं इसको करता हूँ तो a इक्वल टू व्हाट, f अपॉन m। इट मीन्स किसी भी जो ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, यानी जितनी ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगी। एंड दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मास जितनी भी ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन उतनी कम होती जाएगी। दैट इज वी कैन सिंपली राइट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम हमने डिस्कस किया और मोमेंटम के बेसिस पे हमने यहाँ पे फिर न्यूटन सेकेंड लॉ को डिराइव किया। आपके पास क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप पहले लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद आप इस फॉर्मूले को यहाँ तक आप इसको प्रूव करके दिखाएंगे। नाउ अब हमें इस पे बेस्ड हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट वन मोर थिंग, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट की हम बात करते हैं। तो अगर यूनिट की इसकी बात की जाए तो मास की यूनिट क्या होती है केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन द यूनिट ऑफ, जैसे अगर मान लो 1 kg एक ऑब्जेक्ट का मास है और उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, देन द फोर्स इज 1 न्यूटन। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। कैपिटल एन से इसको हम लिखते हैं, तो न्यूटन इज द फोर्स ऑफ यूनिट। तो अब हम इस पे बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। वेरी सिंपल, आपके पास क्या क्या गिवन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑफ बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन फोर्स दैट इज 12 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। मास कितना हो गया हमारे पास 3 kg। वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन सिंपली फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, from Newton's second law of motion, that is F equal to m into a. We have to calculate acceleration, so that is a equal to F by m, और a equal to force कितना है 12 न्यूटन और मास कितना है 3 kg, that's equal to 3 4 जा 12 and a equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती चाहिए हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, और कितने समय में दैट इज़ इन 10 सेकेंड। तो कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा कि वेलोसिटी जो है वो 0 से 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए।
Now, from the Newton's second law of motion, force equal to mass into acceleration. We have given the mass also, force required to impart 30 meter in 10 seconds starting from rest. Just a minute. Something wrong in this question. Force required to impart. In this case, we have given mass also. We can write here. The mass of car is 1500 kg. तो हमारे पास मास भी गिवन है, दैट इज 1500 kg, m इक्वल टू 1500 kg. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव f इक्वल टू m इंटू ए. वी हैव गिवन मास, लेकिन एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, तो फर्स्ट हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं. चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप कर लीजिए या डायरेक्टली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए. a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, दैट्स इक्वल टू 30 माइनस 0 अपॉन 10 एंड दैट्स इक्वल टू 30 बाई 10. दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, दैट इज f इक्वल टू m इंटू a. दिस इज 1500 एंड दिस इज 3. दिस इज 45. 15 3 जा 45. 4500 न्यूटन. यानी इतना फोर्स अगर हम कार पे लगाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 से 30 मीटर पर सेकेंड पे हो जाएगी. तो इसके आगे के टॉपिक फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. थैंक यू.